कल हमारा लेक्चर नहीं हुआ। एंड उसके पहले जो लेक्चर हुआ है वो अपलोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बच्चे जो एडिटिंग करते हैं अपलोड करते हैं वो एक दिन पहले से ही गायब हो गए थे। तो विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर्स टुडे टुमारो जैसे है, और फिर से हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्शंस का इंट्रोडक्शन विथ लॉजिक वेर एवर पॉसिबल। एंड मैंने कुछ आपको सेक्शंस पढ़ाने चालू किए थे, बेसिक चीजें बतानी चालू की थी। आज मैं सीए इंस्टीट्यूट के सीए इंटर मॉड्यूल से फास्ट रन करूंगा और आपको कुछ एडिशनल चीजें चैप्टर नंबर 1 की जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आती है वो बताऊंगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया गया है, लास्ट वीडियो में, कि आपको और भी कुछ लेक्चर्स देखने हैं जो यहाँ पे नहीं है। मतलब इस सीरीज में नहीं होंगे, वो पुरानी वाली सीरीज में ही। जैसे एसएससी का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कवर किया, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन कवर किया, और लास्ट लेक्चर में भी हमने उसके ऊपर कुछ बातें की। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 104 पेज का चैप्टर नंबर है। बहुत सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नोन एज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। कैसे होगा वो आपको इसमें सीखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्चुअली, ओके। एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी बाय मल्टीप्लाइंग द वेरियस टैक्स रेट। कहीं पे स्पेशल है, कहीं पे नॉर्मल है। कुछ डेफिनेशन है जो आपको सीखने हैं। एंड देन बेसिक रेट्स ऑफ टैक्स, उसमें बेसिक चार्जिंग सेक्शन, जो सेक्शन 4 की हम बात करते हैं, वो आपको सीखनी है। सेक्शन 4 में से आपको इस चैप्टर नंबर 1 में अगर आप मुझे पूछोगे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपको इनकम टैक्स लॉ आगे का समझे करके बहुत सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 में समझनी है, इसलिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव, लाइफ पर्सपेक्टिव, आपको डेली नॉलेज के लिए ऊपर से मंगाना पड़ेगा। क्लासरूम में भी नहीं है, ये वाले क्लासरूम में भी नहीं है, ज्वाइंट वाला है, तो टीवी वाला निकालना पड़ेगा। तो किसी को बोल देना फोन करके, मैं बोलूं। तो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स रेट, इसमें क्या क्या सीखना है उन्होंने यहाँ पे समरी बना के दिया। चार्जिंग सेक्शन में आपको मैंने कुछ बातें पढ़ाने का ट्राई किया। टोटल इनकम अर्न बाय ए पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी असेस इन असेसमेंट ईयर एट टैक्स रेट्स प्रिवेलिंग इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। और टैक्स रेट की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के टैक्स रेट्स होते हैं, स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स और नॉर्मल इनकम के ऊपर नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स, ठीक है ना। अब आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 से आप क्या लेके जाएंगे, परमानेंटली आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज टैक्स रेट, स्पेशल एंड नॉर्मल दोनों। तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स तो हमें इसी चैप्टर में याद रखने होते हैं। होता क्या है कि यूके में जब टैक्स का एग्जाम होता है, एसीसीए का जो कोर्स है, उसमें जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के नीचे टैक्स के रेट दिए जाते हैं। लेकिन इंडिया में जब टैक्स का एग्जाम होता है, कोई भी लेवल का हो, तो उसके नीचे टैक्स के रेट नहीं दिए जाते। मीनिंग देयर बाय वी आर सपोज टू लर्न टैक्स रेट्स बाय हार्ट। और ये पहले जितना आसान नहीं रहा। पहले इजी था, लास्ट ईयर तक बहुत इजी था। अभी दो रिजिम हो गई है, और दो रिजिम के सरचार्ज के रेट अलग है, रिबेट भी अलग है, उसके नियम अलग है। मयूर को पिकअप करने कौन जा रहा है? तभी लेकर आना, फिर तब तक फिर रेडी करा, जब लेने जाओगे तब साथ में लेकर आना किधर से, तो उधर भगवा चौक वगैरह से। ठीक है। और तो चलता हूं मैं आगे फिर। और तो टैक्स के रेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में आपका ज्यादा फोकस उसी के ऊपर रहना चाहिए कि टैक्स के रेट्स क्या होते हैं। नॉर्मली तो आप लोगों को टैक्स के रेट्स पता ही है, नॉर्मल टैक्स के रेट्स वहां कहाँ, वो कहाँ मिलेगा साइली मुझे, जो लास्ट टाइम हैंड रिटन का फोल्डर ओपन करके दिया था। हाँ हाँ, नहीं चलेगा, कहाँ पे है वो, अनअपडेटेड ही कहाँ है मुझे, टीम एजुकेशन में देख लो ना। वो ऑन करके देना इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक्स।
थैंक यू। तो यहां तक तो हम लोगों ने कल बातें की थी, इसके आगे की बातें मैं आपको बताना चाहता था। ईयर ऑफ टैक्स आप देख लीजिए, यूजुअली आप जिस ईयर में इनकम कमाते हो उसी ईयर में टैक्स होता है, लेकिन देर आर 5 सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स के पास ये अथॉरिटी है कि आपका असेसमेंट ईयर आने का वेट नहीं करे, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स करे। तो देयर इज सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, देन सेक्शन 174 पर्सन लिविंग इंडिया, जैसे विजय माल्या जैसे कुछ लोग हैं, एंड देन एओपी बीओआई फॉर्म फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो ज्वाइंट वेंचर की बात हम करते हैं। देन देयर इज अ पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ठीक है ना। आपको पता है कि आपके अगेंस्ट कोई ना कोई टैक्स की प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है और अभी आपसे टैक्स की रिकवरी होने वाली है, एंड आपकी प्रॉपर्टी को आप बचाना चाहते हो, तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चालू कर देते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग नेक्स्ट ईयर तक वेट नहीं करेंगे, हम इसी ईयर में टैक्स करेंगे। एंड देन देयर इज अ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस बंद करने के आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस बंद करने के लिए आपने जो भी चैप्टर पढ़े होंगे, जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन करके एक चैप्टर आता है। कंपनी बंद करते हो तो लिक्विडेशन करके एक चैप्टर आता है। पार्टनर प्रोप्राइटरशिप होता है तो सिंपली क्लोजर ऑफ बिजनेस हम बोलते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस बंद होता है तो बिना इनकम टैक्स पे किए बंद नहीं हो सकता। आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, आपका बिजनेस अगर करंट ईयर में बंद हो रहा है, यू आर शटिंग डाउन द बिजनेस, तो यू आर सपोज टू पे ऑफ द लाइबिलिटी एंड देन ओनली यू कैन शट योर बिजनेस, राइट। तो उसके बाद फिर क्या है, असेस 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 इज इक्वल टू कंप्यूटेशन, और टैक्स का कंप्यूटेशन करने के लिए टोटल इनकम इनटू टैक्स रेट करना है। मैंने आपको बता दिया था, टैक्स बेस के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होता है। डोर थोड़ा सा क्लोज कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर असेसी का डेफिनेशन है, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है तो प्लीज आप उसमें से देख लीजिए। असेसमेंट का डेफिनेशन भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो यू आर सपोज टू लुक एट दैट। सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की सीरीज मैंने पूरी आपको लिख के बताई कि कैसे होता है, ठीक है। यहां से यहां तक सेक्शन 1 to 14 चलता है ना, सेक्शन 1 to 14 चलता है। मैंने आपको बताया था, सेक्शन 1 में स्कोप, एक्सटेंट, टाइटल, एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर है, सेक्शन 4 में चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 5 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस है, सेक्शन 7 में इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, सेक्शन 8 में डिविडेंड इनकम है, सेक्शन 9 में इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया है, देन एग्जम्प्ट इनकम आता है, फिर 11, 12, 13 में एग्जम्प्ट असेसी आता है, एंड 14 में हेड्स ऑफ इनकम आता है। 14 ए और 14 ए उसको गार्ड करता है, मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये पहले 14 सेक्शन जो है, या 14 ए तक के सेक्शन से, वहां से आपको क्या क्या पता चलना चाहिए, लीगल स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ताकि स्कोप ऑफ इनकम डिफाइन हो जाए। यहां तक क्लियर है। अब इनकम डिफाइन हो गया, 5 हेड में इनकम को निकालना पड़ता है, आपको पता ही है, आप जब आप ऑफिस में काम करते हो तो ना, इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, तो इनकम फ्रॉम, आप जब विनमैन ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको जितने हेड लगते हैं, आपको पता है कि इस असेसी ने 3 हेड से इनकम कमाया हुआ है, तो आपको 3 हेड सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आपको पता है कि उसने 5 हेड से इनकम कमाया, तो 5 हेड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको पता है कि उसके 2 हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी में आप जाके आपको 2 सिलेक्ट करना पड़ता है। उसका आपको पता है कि इसके बिजनेस 3 है, तो बिजनेस में जाके 3 बिजनेसेस सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, हेड्स ऑफ इनकम आपको समझने पड़ेंगे। इसके आगे एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस समझ लिया, लीगल स्टेटस समझ लिया, अभी आपको क्या समझना जरूरी है, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी कहां से चालू होता है, मैंने बताया था 15 to 17। देखो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, और याद होना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप चाहिए तो लेक्चर देखिए अगेन एंड अगेन, या आपको रिवाइज करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन, कम से कम 10 से 15 बार जब आप रिवाइज करते हो तब आपको इंडेक्स समझ में आता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कम से कम 5, 6, 6 बार बोलूं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी 22 पे चालू होता है, 27 पे एंड होता है, 28 पे पीजीबीपी चालू होता है, 44 डीबी या 44 तक, नंबर तो याद रखो कम से कम। 45 पे कैपिटल गेन चालू होता है, 55 ए तक कैपिटल गेन चलता है, एंड आईएफओएस 56 टू 59 तक जाता है। यहां तक क्लियर है। चलो आगे। फिर हर इनका हेड में आपको क्या देना पड़ता है, चार्जिंग सेक्शन होगा, डीमिंग प्रोविजंस होंगे, परमिजेबल डिडक्शंस होंगे और एग्जम्पशंस होंगे। इसकी हम बात करेंगे बहुत डिटेल में हर चैप्टर में, यहां भी कर लू, डिटेल में करेंगे, बोलने से अच्छा है। डिडक्शंस वगैरह समझते हैं आप लोगों ने जिंदगी में कभी पढ़ा है, थोड़ा तो पढ़ना जरूरी है, तो आपको रेफरेंसिंग समझेगा, नहीं तो रेफरेंसिंग नहीं समझ में आएगा। वो क्या ओपन करके अभी कहाँ पे मिलेगा मेरे को, वन नोट मेरा ही। ओके, आप लोगों को
डिटेल में लिखना है कुछ चीजें। पांचों हेड में हम बातें क्या क्या करने वाले, 5 हेड की डिटेल में बातें बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएंगे, समझो आप, मान लो कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर, थोड़ा बड़ा टेबल है तो थोड़ा जजमेंट लीजिए, मोस्टली आपको ज्वाइंट पेज पे बनाना पड़ेगा। मैंने पर्टिकुलर्स लिखा, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स के बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा, IFS मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, IFHP, यहाँ पे PGBP, उसके आगे कैपिटल गेन, और उसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे IFOS, ठीक है। यहाँ तक समझा, 5 हेड मैंने बनाए, तो आपको भी 5 हेड बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको डिटेल में लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, तो फिर आपको इस पेज पे, यहाँ पे अगर पेज डिवाइड होता है तो इस पेज पे 3 कॉलम और बाजू वाले कॉलम पेज पे 3 कॉलम, ऐसे लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो ये 5 हेड मैंने बताए। मुझे बताओ सेक्शंस क्या होते हैं, फिर से एक बार बताएंगे, सारी सेक्शन की सीरीज बताएंगे हम। यहाँ पे क्या है, 15 to 17, यहाँ पे क्या है, 22 to 27, यहाँ पे क्या है, 28 to 44 DB, यहाँ पे क्या है कैपिटल गेन में 45 to 55A, और यहाँ पे 56 to 59। यहाँ तक क्लियर है। हर हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है, मैंने क्या बोला, हर हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन मतलब वो हेड की कंडीशंस को डिफाइन करता है कि अगर वो कंडीशंस कंप्लाई करोगे तो ये वो हेड दरवाजे ओपन करेगा, अगर वो कंडीशंस कंप्लाई नहीं करोगे तो वो दरवाजे ओपन नहीं करेगा। जैसे मैं शेट्टीज इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता हूँ, आपको पता है मुंबई में कल्याण में क्या करता हूँ, मैं शेट्टीज इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो वो मुझे पैसे देते हैं, ऑलमोस्ट हर महीने देते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हर महीने आता है, आप ही बिलिंग करते हो, आपको पता है। तो क्या मैं उसको सैलरी बोल दूं और सैलरी हेड में असेस करूं? क्यों नहीं बोलते हो आप, क्या है ऐसा? सर मैंने बोला ऑलमोस्ट आपको हर महीने में देते हैं, मतलब कौन से महीने में देते हैं, जब मैं लेक्चर लेता हूं उसी महीने में देते हैं। अगर मैंने इस महीने लेक्चर नहीं लिए तो नहीं देंगे। एम्प्लॉय का कैसे होता है, हर महीने मिलता है, काम करे नहीं करे, परफॉर्मेंस दे नहीं दे, उसको पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप डिफाइन होती है वहां पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप डिफाइन होती है। तो सैलरी हेड में असेस होने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, कि आपका काम नहीं भी होगा तभी भी उस ऑफिस में आपको रोज जाना है। हमारा कैसे होता है, प्रोफेशनल्स का काम है तो क्लाइंट बुलाता है, तो जाओगे तो काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं तो बुलाएगा ही नहीं ना। एम्प्लॉय होता है तो क्या होता है, रोज सुबह उठ के रेडी होकर आना ही उसको ऑफिस में। तो देर आर यू नीड टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर वो दोनों का आपको दिख रहा है मास्टर सर्वेंट है, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, तो भैया आप लोगों को सैलरी हेड में जाना है। अब इस बिल्डिंग के ओनर है, उनको हम रेंट देते हैं, तो क्या वो बोलेंगे मेरा बिजनेस है बिल्डिंग का रेंट कमाना? नहीं, बिजनेसमैन कैसे जाएगा, उसका कहाँ पे जाना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में। तो जो रेंट कमाते हो कौन से हेड में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। मेरा इनकम सैलरी में असेस नहीं होता, क्योंकि मेरा इनकम प्रोफेशन में असेस होता है। अब मैं प्रोफेशनल टीचर या प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरा इनकम कहाँ पे टैक्स होता है, PGBP में। तो बिजनेस होगा तो PGBP में जाएगा। आपने अगर कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया होगा, कोई कैपिटल एसेट है आपके पास, कोई प्रॉपर्टी है जो बेची है, शेयर्स है बेचे है आपने, आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है वो, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, आप म्यूचुअल फंड नहीं हो, आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है ये शेयर्स बेचना, कभी कभी आप बेचते हो तो कैपिटल गेन। लैंड बेचना आपका रोज का बिजनेस नहीं है, आप बिल्डर नहीं हो घर बेचने के लिए, बिल्डर होते तो क्या होता, PGBP। लेकिन आप नॉर्मल पर्सन हो और आपने घर बेची तो क्या होगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं आपको, हर हेड की कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस में पढ़ा नहीं रहा अभी आपको, तो हर हेड में जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। मैं आपको खाली आइडिया दे रहा हूं कि हेड के अंदर पढ़ना क्या होता है, आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसे ऊपर ऊपर से बता दिया, लेकिन अभी डिटेल में बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि देखो हेड्स के अंदर ये पढ़ना है। शायद आपको अभी ये नहीं समझे, जो समरी लिस्ट हम बना रहे हैं ना, ये आपको शायद अभी नहीं समझे, अगर आपने इनकम टैक्स को पहले कभी नहीं पढ़ा है तो मेरे यहाँ पे कंबाइन ऑडियंस है, किसी लोगों ने पढ़ा है, किन लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वेट करिए, कोई नहीं, जब इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तब आपके सामने ये चार्ट रहेगा, कभी ना कभी आप ये चार्ट ओपन करोगे, चीजें क्लियर हो जाएगी जब हेड्स खत्म हो जाएंगे तब। तो एटलीस्ट उसके लिए हम समरी बना के रखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप किसी भी हेड में जाओगे तो सबसे पहले आइटम आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चार्जिंग सेक्शन। हर चैप्टर का, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है। यहाँ पे भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, तभी सैलरी में जाता है।
यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप क्यों असेस नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपका क्या नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है ना आप लोगों का, ठीक है ना। सर है तो घर पे, अभी जहाँ पे नहा धो के जहाँ पे सोकर आए हैं वो घर ही तो है, लेकिन आप उसके ओनर नहीं हो। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में असेस होने के लिए दो मेन कंडीशन कौन से है? घर होना चाहिए और उसका आप ओनरशिप होनी चाहिए। सर मैं ओनर नहीं, मैं ओनर हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि रेंट मेरे वाइफ के नाम पे असेस हो, ऐसा चलेगा क्या? मैं ओनर हूं और मैं चाहता हूं रेंट किसके नाम पे असेस हो? वाइफ के नाम पे, चलेगा क्या? नहीं। लेकिन ऐसा लोग क्लाइंट आपको आके बोलता है ना ऑफिस में कि सर रेंट ते मॅडमच्या अकाउंट मध्ये दाखवा, तो आपको उसको समझाना होता है सर चार्जिंग सेक्शन अलाउड नहीं करता, ओनली लीगल ओनर कैन असेस इनकम ऑन हिज नेम। तो ऐसा कुछ आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमारा, मैंने आपको बताया था कि अपना भी अभी एक प्रॉपर्टी बनेगा, 4 माले की बिल्डिंग हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। वो जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में से इनकम जनरेट होगा, आपको तो पता ही है क्योंकि हम वहां पे काम करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे ना। तो वो इनकम, वो भी तो हम ओनर होंगे उसके, और वो बिल्डिंग में से इनकम भी आने वाला है। तो क्या वो इनकम एचपी में असेस होगा? मेरा सवाल समझा आप लोगों को? ये जरूरी क्यों है, क्यों है समझना जरूरी है? क्योंकि आपको पता है उसके ऊपर बैंक लोन लेने वाले हम, 1 करोड़ के आसपास का लगभग लोन होने वाला है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा और वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम समझो क्या है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख का एक डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट का, टैक्स प्लानिंग ना, वो डिफॉल्ट रिजिम में नहीं मिलेगा 115 बीएसी में। अब ये ज्यादा कंसेशनल रिजिम कौन सी है? डिफॉल्ट रिजिम। डिफॉल्ट रिजिम में एसओपी का जो 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो उस बिल्डिंग को अगर हम एसओपी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम खुद भी उसमें रहने वाले हैं, अगर हम उस बिल्डिंग को पहले तो एचपी में लेकर आएंगे और फिर अगर उसको एसओपी डिक्लेयर करेंगे, तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या होने वाली है। हमें वो 2 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 115 बीएससी में मेरा असेसमेंट होगा तो उसमें वो नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है आपको मैंने क्या बता रहा हूं? तो मैं नहीं चाहता कि वो एचपी में जाए, मैं तो चाहता ही नहीं कि वो एचपी का हेड लगे। तो हमने क्या प्लानिंग किया, मैंने क्या सोचा, उस बिल्डिंग को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? बिजनेस बिल्डिंग। क्योंकि बिजनेस बिल्डिंग दिखा देंगे तो ये एचपी का हेड शिफ्ट होकर कौन से हेड में चला जाएगा? पीजीबीपी के हेड में चले जाएगा। और पीजीबीपी के हेड में पूरे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का हमको डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं, 2 लाख रुपए का जितना भी इंटरेस्ट पे करो 100% इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। रिपेयर वगैरह कराएंगे कल कुछ, रिपेयर का डिडक्शन मिलेगा। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी बिल्डिंग एचपी में असेस हो, हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग पीजीबीपी में असेस हो। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने एक नेगेटिव भी डाला है कि वो बिल्डिंग जो है शुड नॉट बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। आप ऐसा ही लिखो, ठीक है ना। मैंने माइनस किया, मतलब समझ में आता है ना। नॉट बोला मैंने, शुड नॉट बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अगर यूज करेंगे तो वो कहाँ, कौन से हेड में चला जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। जैसे होटल, होटल मतलब खाने वाला होटल नहीं, उसको रेस्टोरेंट बोलते हैं हम। होटल जहाँ पे सोने रहने जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो वाला होटल भी तो बिल्डिंग ही है ओनर के लिए। तो होटल भाड़े पे देते हैं वो लोग, पर नाइट का रेंट 2000 रुपीज, 5000 रुपीज, ठीक है ना। अब मुझे बताओ वो वाला जो रेंट होता है वो क्या एचपी में असेस होगा? नहीं। वो कहाँ पे असेस होगा? पीजीबीपी में। हॉस्टल चलाते हैं कुछ लोग, हॉस्टल चलाते हैं, तो हॉस्टल भी तो बिल्डिंग भाड़े पे देने का ही बिजनेस हो गया ना। तो वो कहाँ पे असेस होगा? पीजीबीपी में। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाला कंडीशन समझ रहे हैं आपको। अगर बिल्डिंग अगर बिजनेस के लिए यूज किया जाएगा तो उसको यहाँ से एक्सक्लूड किया जाएगा। सर प्रोफेशन का भी एक एग्जांपल दो। भैया आप सीए फर्म चला रहे हो और आपने अपने खुद के घर में सीए फर्म चालू की, तो उसमें से पैसे कमा रहे हो सीए फर्म चला के, घर ऑफिस आपका खुद का ही है, तो क्या असेसमेंट एचपी में करोगे? नहीं। कहाँ पे होगा? पीजीबीपी में। प्रोफेशन का असेसमेंट वहां पे होगा। यहाँ तक क्लियर है? पीजीबीपी होने के लिए, पीजीबीपी में असेसमेंट होने के लिए क्या कंडीशंस होंगी? आपका क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए या प्रोफेशन होना चाहिए। कैरिड ऑन बाय द असेसी, ए स्टैंड फॉर असेसी, मतलब असेसी का बिजनेस होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते मेरे पापा का बिजनेस है मेरा असेसमेंट का होगा। भैया आपका भी बिजनेस होना चाहिए। आपका बिजनेस है तो ही आपका असेसमेंट कहां पे होगा? पीजीबीपी में होगा। आपके नाम पे बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना। और दिस बिजनेस असेसमेंट ईयर में क्लोज हो गया, ऐसा आपको सवाल पूछा जाता है।
कि बिजनेस कहाँ पे क्लोज हो चुका है। आप असेसमेंट कौन से ईयर में कर रहे हो, असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में क्लोज हो चुका है, होने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम असेसमेंट ईयर की बात ही नहीं करें, बिजनेस कौन से ईयर में एग्जिस्ट होना चाहिए था, प्रीवियस ईयर में। तो मैंने क्या लिखा है पता है, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी इन अ प्रीवियस ईयर लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, बाकी लैंग्वेज तो आगे मिलेगा हमें। कैपिटल गेन लगाने के लिए आपका पहले तो कैपिटल एसेट होना चाहिए। हैविंग कैपिटल एसेट विल नेवर अट्रैक्ट कैपिटल गेन, मैंने क्या बोला, हैविंग कैपिटल एसेट विल नेवर अट्रैक्ट कैपिटल गेन, अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विल अट्रैक्ट कैपिटल गेन। मतलब कैपिटल एसेट को क्या करना जरूरी है, ट्रांसफर करना जरूरी है, और वो ट्रांसफर भी प्रीवियस ईयर में होना जरूरी है। कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर, और ट्रांसफर भी कौन से ईयर में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। तभी तो आप असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो। सर 4 साल पहले एसेट बेचा था, ये भैया अभी क्यों कैसे कर रहे हो, 4 साल पहले करना चाहिए था फिर ना। सर असेसमेंट ईयर में बेचा है, अरे असेसमेंट ईयर में बेचा तो ऐसा होता नहीं है, प्रीवियस ईयर होता है ये, और ये प्रीवियस ईयर भी अगला असेसमेंट ईयर में है। तो कौन से ईयर में कैपिटल एसेट, समझ में आ रहा है आपको। पापा बोलेंगे मार्च के पहले बेटा, बात खत्म हो गई थी कि बेचना है, लेकिन अग्रीमेंट हमने अप्रैल में साइन किया, प्रीवियस ईयर शिफ्ट हो गया साहब। तो इसलिए वो आपको ईयर का कंफ्यूजन ना हो करके मैं बता रहा हूं, जिस साल में असेट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर मतलब रजिस्ट्री, आप आए थे, मयूर साहब आए थे वहां पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, थंब लगाना पड़ता है, अंगूठा लगा, इतना सीखने के बाद भी अंगूठा ही लगाना पड़ता है वहां पे। कितना भी एजुकेटेड हो जाओ, आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या लगाना पड़ता है, अंगूठा ही लगाना पड़ता है, थंब भी लगाना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस होती है, वो जिस साल में हुई उस साल में ट्रांसफर कैप्चर होता है। ये समझ में आया, ठीक है। चलो आगे, आईएफओएस का डेफिनेशन है कि भैया कि जो पहले चारों हेड में असेस नहीं हुआ वो इस हेड में होगा। ये समझ में आ रहा है। मुझे खाली आप लोगों से एक ही सवाल पूछना है, जो आगे जाके मैं फिर से कभी ना कभी पूछूंगा, डिविडेंड हमारे लिए कौन सा इनकम है, कौन से हेड का इनकम है डिविडेंड, अदर सोर्सेज का। अपनी इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा, डिविडेंड कौन से हेड में टैक्स होगा, अदर। लेकिन आप मान लो 2 मिनट के लिए कि आप म्यूचुअल फंड हो, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, आपकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ही ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज है, तो आपके लिए जो शेयर्स होते हो एसआईटी माना जाता है, एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड माना जाता है। तो वो स्टॉक इन ट्रेड क्या कमा के दे रहा है आपको, डिविडेंड। अब आपका डिविडेंड कौन से हेड में टैक्स होगा, गलत, अभी भी आईएफओएस में ही होगा। ऐसा देखो, मेरे को गुस्से से पहले देखना बंद करो, मैंने नहीं इनकम टैक्स लॉ बनाया। सेक्शन 56 के 2 चार्जिंग सेक्शन है, 56(1) एंड 56(2). चार्जिंग सेक्शन कितने, 56(1) एंड 56(2). 56(1) बोलता है एनी अदर इनकम, मतलब इसका तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो पहले 4 हेड में नहीं गया वो इस हेड में आएगा। और 56(2) में बोलता है स्पेसिफिक कि बाबा अगर मैंने मेरे यहाँ पे लिखा है, 56(2) में अगर मैंने कोई चीज लिख दी है तो उसका एक्सक्लूसिव चार्ज मेरे पास है। समझ में आ रहा है। आईएफओएस ऐसा मत समझो छोटा बच्चा है कि अच्छा बाकी बड़े बड़े लोगों को कुछ नहीं मिला तो फिर मैं टैक्स करूंगा, ऐसे नहीं, वो भी उसके पास भी पावर है। कोई लड़की बोलती है कि गिफ्ट लेना ही मेरा बिजनेस है, लड़की क्यों बोला सर, क्योंकि लड़कों को कोई गिफ्ट नहीं दे रहा। कोई लड़की बोलती है कि गिफ्ट लेना ही मेरा क्या है, बिजनेस है, मैं पीजीबीपी में गिफ्ट को असेस करूंगी ना, 50,000 के ऊपर गिफ्ट मिलता है तो आपको पता है टैक्सेबल हो जाता है। पीजीबीपी में आप असेस नहीं कर सकते, आपको कहां पे असेस करना पड़ेगा, आईएफओएस में। क्यों, क्योंकि 56 सबसेक्शन 2 में लिखा है। समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो पहले से ही सैलरी हेड में कवर हो चुका है। सर क्लाइंट ने अगर सीए साहब को गिफ्ट दिया तो पीजीबीपी में अमेंडमेंट आ चुका है, और पीजीबीपी भी क्लाइंट का गिफ्ट पूरा टैक्स करता है, और क्लाइंट के गिफ्ट के ऊपर 1 रुपए का भी एग्जम्पशन नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के गिफ्ट के ऊपर कम से कम 5,000 का एग्जम्पशन है। कितने हजार का है, ओनली 5,000 का। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, 5,000 तक टैक्स नहीं होता। क्लाइंट ने अगर 10 रुपए का भी गिफ्ट दिया, आपको 100 रुपए का भी गिफ्ट दिया, तभी भी क्या होता है, टैक्स होता है। और आरती साइली मैडम तो थोड़ी दिन पहले मुझे पूछ रही थी 194R में क्या आया है नया, तो 194R में वही आया है। क्या आया है कि अगर क्लाइंट ने अगर आप लोगों को गिफ्ट दिया है ना, किसी डॉक्टर साहब का ये असेसमेंट कर रहे थे तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई गिफ्ट दिया होगा, फॉरेन टूर वगैरह देते हैं वो लोगों को, टूर पैकेज वगैरह, तो उसके ऊपर 194R लगता है, और वो डॉक्टर साहब का इनकम है अभी। सर लेकिन वो नॉन मॉनेटरी है, फिर भी वो इनकम है, क्योंकि गिफ्ट मॉनेटरी भी हो सकता है, गिफ्ट नॉन, उसके ऊपर 194R करके नया सेक्शन आया होगा।
ठीक है ना, मैं क्या बता रहा हूँ समझ रहे आपको। लेकिन जो ये 2 गिफ्ट छोड़ के बाकी दुनिया के कोई भी गिफ्ट हो, दोस्ती यारी में आपने दिए हुए गिफ्ट है या कोई भी गिफ्ट हो, वो सारे के सारे कहां असेस होंगे, IFOS में। 56 सबसेक्शन 2 इज अ स्पेशल चार्ज, ओके। 56 सबसेक्शन 1 इज अ जनरल चार्ज, एनी। तो चार्जिंग सेक्शन समझ में आया आपको। चार्जिंग सेक्शन में क्या होता है, कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस अगर आप कंप्लाई करते हो तो ही आपका इनकम उन हेड्स में असेस होता है। उसके बाद हर हेड का एक फॉर्मेट है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मैकेनिज्म। अब कंप्यूटेशन मैकेनिज्म सैलरी हेड ऐसा है कि कॉमन सेंस में सैलरी हेड का कंप्यूटेशन हो जाता है, तो यहां पे कोई कंप्यूटेशन का सेक्शन नहीं है, कॉमन सेंस है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी इतना आसान हेड नहीं है। आप लोग मैच्योर्ड होकर के मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या। हाउस प्रॉपर्टी IFS ये हेड होना चाहिए था, सैलरी ये हेड होना चाहिए था, दुनिया में होना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया था मेजॉरिटी अर्निंग पॉपुलेशन कहां पे है, सैलरी में है। PGBP होना चाहिए था, हेड होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में एम्प्लॉयर अगर नहीं होगा तो एम्प्लॉय कहां से कमाएंगे, तो इनका होना भी बहुत जरूरी है बिजनेस का। अच्छा, कैपिटल गेन हेड भी अलग से होना बहुत जरूरी था इनकम टैक्स लॉ में, क्यों, क्योंकि कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन हम रेगुलर नहीं करते, जमीन वगैरह आप रेगुलरली नहीं बेचते, कभी कभी बेचते हो, तो उसका असेसमेंट स्पेशल असेसमेंट है, नॉर्मल असेसमेंट नहीं है, तो कैप गेन भी हेड होना चाहिए था। और मुझे फिर बताओ, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरा अगर मंथली रेंट 10,000 है, तो एनुअल रेंट कितना हो गया, मंथली 10,000 है तो एनुअल कितना हो गया, 1,20,000। ये तो क्लियर है। अब 1,20,000 निकालने के लिए हेड की क्या जरूरत थी, 4 ही हेड काफी थे ना रे। रेंट IFOS में टैक्स हो सकता था ना, वैसे भी बाकी घर का रेंट छोड़ के बाकी सारे रेंट कहां पे टैक्स होते हैं, IFOS में। तो इंटरेस्ट कहां पे असेस होता है, IFOS में। डिविडेंड कहां पे, IFOS में। गिफ्ट कहां पे, IFOS में। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ये, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रेंटल इनकम भी IFOS में टैक्स होता है, रेंट ऑफ फर्नीचर, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो सब कुछ वहां पे टैक्स होता है IFOS में। तो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी वहीं पे करते, अगर इतना ही सिंपल होता तो, इतना सिंपल होता तो रेंट मल्टीप्लाई बाय 12 अगर करना होता तो वहां पे जाके टैक्स हो जाता। यहां तक समझ रहा मैं क्या बता रहा हूं। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं इस हेड के एग्जिस्टेंस को, कि HP का हेड क्यों चाहिए था आपको। सैलरी बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है तो हेड चाहिए, अलाउंसेस है, परक्यूजिट्स है। PGBP बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है तो हेड चाहिए। कैपिटल गेन इज अनदर बिग थिंग, वेरी बिग डिस्कशन, वेरियस पॉसिबिलिटीज। IFHP में रेंट ही तो टैक्स करना है ना, 1 लाख महीने का, 12 लाख साल का, ओके डन। नहीं नहीं सर वो डिडक्शन देना है तो दे दो, वहां पे 2 पेज लिख सकते थे ना आप IFOS में। IFOS भी छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें 2 पन्ने रख देते इसके लिए, रेंटल इनकम के लिए। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, इनकम टैक्स ने ऑब्जर्व किया कि ये जो हेड है ना, ये मोस्ट एक्सप्लॉइटेड हेड है। मतलब इस हेड को ग्रांटेड लेते हैं लोग। ग्रांटेड मतलब समझते हो क्या, इसमें चोरी सबसे आसान है, मानते हैं। क्या करना है, रेंट कैश में लेना है। सबसे ज्यादा चोरी, ऑब्वियस चोरी, ज्यादा प्लानिंग भी करने की जरूरत नहीं है। CS आपको जाके पूछने की कोई जरूरत नहीं कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कैसे गायब करूं, खुद ही करते हैं गायब। और इन नालायक लोगों को लगता है इनकम टैक्स को नहीं पता कि रेंट गायब कर रहे हैं लोग। इनकम टैक्स को सब पता है, इनकम टैक्स ने बोला ही नहीं कि एक्चुअल रेंट चाहिए मुझको। वो लोग रेंट अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर टैक्स निकालते। किसके ऊपर टैक्स निकालते? तो ये जो हेड है ना, HP का हेड, ये नोशनल इनकम को टैक्स करता है। नोशनल, नेशनल नहीं, नोशनल। नोशनल इनकम मतलब समथिंग विच इज नॉट रियल, नीड नॉट टू बी रियल। तो ये पूरा का पूरा हेड नोशनल। इसका डिडक्शन भी कैसा है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसका क्या मतलब है, 30% ही आपको मिलेगा डिडक्शन। क्या मिलेगा, जितना भी आपका रेंट का वैल्यू आया, एनुअल रेंट का वैल्यू आया, GAV NAV जो आप बोलते हैं वो आया है, वो NAV का 30% का ही आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। आपने ज्यादा खर्चा किया होता तो, जैसे पकड़ लीजिए आपका NAV 10 लाख है, नेट एनुअल वैल्यू जो टैक्सेबल वैल्यू आती है वो कितनी है, 10 लाख है। तो मुझे बताइए आपने खर्चा 5 लाख किया तो डिडक्शन कितने का मिलेगा, 3 लाख का। और 1 लाख का भी खर्चा नहीं किया तो, 1 रुपया भी नहीं खर्चा किया तो तभी भी कितने का डिडक्शन मिलेगा। थोड़ा अजीब नहीं है। PGBP का हेड क्या बोलता है, खर्चा करो, एक एक वाउचर संभाल के रखो तो डिडक्शन देंगे। ये हेड क्या बोलता है, खर्चा करो या ना करो, ज्यादा करो या कम करो,
30% हम आपको क्या कर देंगे। तो ये रियल थोड़ी ना क्या है, ये क्या है, नोशनल है। पूरा का पूरा हेड नोशनल बेसिस पे बना हुआ है, और नोशनल बेसिस पे बनाने के लिए फिर लॉ लिखना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो वो जिस सेक्शन में लिखा गया है कि ये नोशनल बेसिस पे कंप्यूट होता है, ठीक है ना, आपने वो कंपैरिजन सुना होगा ना, फेयर रेंट कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर विथ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, वो जो वैल्यू आएगा कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, वो आ गया एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, फिर आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो वो जो आपने सीरीज पढ़ के रखी है, कहीं ना कहीं तो ये लिखना पड़ेगा ना कि ऐसा हो रहा है, मतलब रेंट इनका इतना सिंपल नहीं है, रेंट इंटू 12, there are certain additional things you need to do, and that is given in section 23 कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म। वो जो फॉर्मेट है एचपी का, वो सेक्शन 23 में दिया गया आपको, ठीक है। पीजीबीपी का जो फॉर्मेट है वो सेक्शन 29 में लिखा है। सेक्शन में फॉर्मेट नहीं है, लेकिन सेक्शन बोलता है कि ये जो प्रोविजन है जो आगे आने वाले उन सबको फॉलो करके आपको पीजीबीपी निकालना है, ठीक है। फिर कैपिटल गेन का फॉर्मेट जो है सेक्शन 48 में दिया है। सेक्शन 48 में कैपिटल गेन का फॉर्मेट है, और आईएफओएस में कोई फॉर्मेट नहीं है। कैपिटल गेन का फॉर्मेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू कैपिटल गेन। और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, इंडेक्स्ड करते हैं। वो सब कुछ बातें कहां पे लिखी गई है, सेक्शन 48 में लिखी गई है। आपको नहीं समझेगा तो टेंशन मतलब, मैं क्या बता रहा हूं, ये जब हेड्स पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे चलू, कंप्यूटेशन के आगे चलू। अब हर हेड में क्या होता है, डिडक्शन भी होता है। क्यों डिडक्शन देना क्यों जरूरी होता है हर हेड में, भैया कमाने के लिए खर्चा तो करोगे ना, बिना खर्चा किए कमाया थोड़ी ना किया जाता है, तो इनकम टैक्स अप्रिशिएट करता है। सबसे कम डिडक्शन जिस हेड में मिलता है उस हेड का नाम क्या है, सैलरी, सबसे कम, ना के बराबर। नहीं सर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना, और 2,500 का प्रोफेशन टैक्स। पहले तो डिफॉल्ट रिजिम में वो प्रोफेशन टैक्स और वो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का था वो हट ही गया है। मतलब वो दो तो एकदम फालतू डिडक्शन थे, एक तो 5,000 का ही मिलता था और एक 2,500 का मैक्सिमम मिलता था, मतलब 7,500 का ही डिडक्शन मिलता था। उसके लिए इतना सारा लॉ याद रखना पड़ता था, तो उन्होंने बोला डिफॉल्ट रिजिम में वो दो तो नहीं मिलेंगे। लेकिन जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो डिफॉल्ट रिजिम में भी मिलेगा और ऑप्शनल रिजिम में भी मिलेगा, दोनों रिजिम में। अभी नहीं मिलता, अभी आप ऑल्टरनेटिव रिजिम जब फाइल करते हो तो अभी नहीं मिलता 50,000 का, लेकिन अगले साल से दोनों में मिलेगा। ये समझ में आ रहा है आपको, वो आगे जाके लिखेंगे तो समझ में आएगा आपको, मैं अभी से बताना चालू कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो डिडक्शन का सेक्शन है वो सेक्शन है 16 में लिखा गया है। 15 में क्या लिखा था, अरे मैंने ऊपर तो चार्जिंग सेक्शन ही नहीं लिखी, मैंने चार्जिंग सेक्शन का लैंग्वेज लिखा लेकिन चार्जिंग सेक्शन ही नहीं लिखा। यहाँ पे क्या है, चार्जिंग सेक्शन 15 है, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन 22, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन 28, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन 45, और यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन मैंने लिख दिया 56। चार्जिंग सेक्शन आप जरा ऊपर लिख देंगे क्या, मैंने चार्जिंग सेक्शन का लैंग्वेज लिखा लेकिन सेक्शन ही लिखना भूल गया बात करते करते। उसके आगे कंप्यूटेशन के सेक्शंस मैंने बता दिए। अभी मैं क्या बात कौन से सेक्शंस बता रहा हूँ, डिडक्शंस के। हर चैप्टर में डिडक्शन दिया है ना, तो सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, याद रखना पड़ेगा आपको, कितने का, 50,000 का। 16(1)A में क्या मिलता है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है, आपका जॉब पे जाने आने के लिए खर्चा होता रहेगा रोज। अरे जॉब करने के लिए भी तो खर्चा करना पड़ता है ना, घर से निकलना पड़ता है, बस का टिकट लेना पड़ता है, ट्रेन का टिकट लेना पड़ता है। हाँ, ज्यादा नहीं एक्सपेंस होता क्योंकि एक बार ऑफिस पहुंच गए तो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द कंपनी, लेकिन ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना इसमें तो कुछ खर्चा होता होगा। मुंबई जैसे एरिया में रहोगे तो 50,000 नहीं लगते साफ साल के, क्यों, रेलवे है। महीने का 5 या हमारा 500 रुपए के ऊपर नहीं होता, चलो 1,000 रुपए भी आप ले लेते हो तभी भी 12 महीने के 12,000 होते हैं। मुंबई में आपको खर्चा ज्यादा नहीं होता जॉब पे जाने के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही एडवांस है, ऑटो रिक्शाज है। हाँ, अगर आप उबर से ट्रैवल कर रहे हो तो ओके 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 ओके, तो उबर वाले लोगों का हो सकता है। तो आप अगर उबर से अगर ऑफिस जाते रहोगे तो आपका पगार भी ज्यादा होगा, तो आपकी सैलरी होगी 3 लाख 5 लाख, तब आप खर्चा कर पा रहे हो महीने का 10-15 हजार उबर पे, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा बाकी जो गरीब लोग हैं वो हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा 50,000 के ऊपर ऑफिस जाने का खर्चा यूजुअली होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है। सर मेरा एक्सपेंसेस कम है, बहुत कम है, हो ही नहीं, घर
ऑफिस के बाजू में बिल्डिंग है, तभी भी मेरे को डिडक्शन मिलेगा क्या? मैं ऑफिस के बाजू में ही रहता है, देयर इज नो एक्सपेंस, आई डोंट इनकर इवन सिंगल रुपी एक्सपेंस, फिर भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? रियल से हमको लेना देना नहीं है। सर मेरा एक्सपेंसेस 50,000 से ज्यादा है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ सर, मुझे एक ऑटो करना पड़ता है, फिर ट्रेन करना पड़ता है, फिर ऑटो करना है या टैक्सी करना पड़ता है, वो आपका प्रॉब्लम है। आप ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हो तो भी आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 ही मिलेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रहा है, वो दोनों रिजीम में मिलता है। बाकी के दो जो है वो ऑप्शनल रिजीम में मिलेंगे, लेकिन डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलेंगे। दो कौन से बच गए अभी? पीटी, प्रोफेशन टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिलता है, वैसे भी वो काम का नहीं है। सेक्शन 24 यहां पे है। अगला सेक्शन कौन सा है यहाँ पे? सेक्शन 24, हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन। हाउस प्रॉपर्टी में भी कितने डिडक्शंस मिलते हैं मैंने बताया आपको? दो। एक तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, जो आपने इंटरेस्ट लिया होगा। अगर प्रॉपर्टी एलओपी डीएलओपी होगी, एलओपी मतलब लेट आउट और डीएलओपी मतलब डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट कितना भयानक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो क्या? नोशनल है वो। तुम्हारे पापा का 3 प्रॉपर्टी है, पापा बोल रहे हैं तीनों के तीनों प्रॉपर्टी में मैं ही चलेगा, गवर्नमेंट बोलता है 2 आप रख लो, एक मान लेंगे कि रेंट पे दिया है, पापा बोल रहे रेंट है नहीं, नहीं मान लिया, इसलिए वो हेड बनाया गया है। नोशनल इनकम, इनकम नहीं भी हो तभी भी उस हेड में क्या होता है, हम टैक्स करते हैं। आप समझ रहे हो क्या? तो डीएलओपी एलओपी अगर होगा तो गवर्नमेंट बोलता है इंटरेस्ट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं, आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा, दोनों रिजिम में, ऑप्शनल रिजिम में भी और डिफॉल्ट रिजिम में भी। समझ में आ रहा है? दोनों रिजिम में पूरा। लेकिन अगर एसओपी है, एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो जो 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन देते थे आपको, वो डिडक्शन अभी नहीं मिलेंगे। कहां नहीं मिलेंगे? डिफॉल्ट रिजिम में नहीं मिलेंगे रे, 115 बीएससी में नहीं मिलेगा। ऑप्शनल चाहिए आपको, ऑप्शनल में जाओ, लेकिन ऑप्शनल में टैक्स के रेट ही ज्यादा है। पता चला आपने डिडक्शन तो ले लिया, लेकिन है कि टैक्स के रेट ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने कैसा मस्त में जादू किया, समझ रहा है ना आपको? कंसेशनल रेट चाहिए, डिडक्शन छोड़ दो, डिडक्शन चाहिए, कंसेशनल रेट छोड़ दो। और एसएससी क्या मांग रहा है? दोनों लड्डू दे दो ना, कंसेशनल भी दे दो और डिडक्शंस भी दे दो। तो गवर्नमेंट बोल रहा है तो टैक्स ही मत दो ना, बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर देता हूं मैं, जब तुमको भरने की इच्छा ही नहीं हो रही है तो ये पढ़ के क्या मतलब है? अरे देश चलाने के लिए टैक्स की भी तो जरूरत होती है, किसी ना किसी को तो भरना ही पड़ेगा, कम से कम भरो, इसलिए आपको कंसेशनल रेट लाया है। टैक्स प्लानर आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाते हो, आप जाओ करते रहो, ऑप्शनल रिजिम में रहो, ठीक है ना। प्लानिंग नहीं करनी है आपको, सिंपल रखना है जिंदगी को, कहां पे चले जाओ? डिफॉल्ट में चले जाओ। 24 में 2 डिडक्शन मिलते हैं, इंटरेस्ट का बता दिया मैंने अभी आपको, और एक मिलता है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सा? 30% ऑफ एनएवी, जो एनएवी आया उसका कितना खर्चा होगा तभी भी मिलेगा, खर्चा नहीं होगा तभी भी मिलेगा। ओके चलो आगे। 24 पीजीबीपी में डिडक्शंस कितने होते हैं? सब इधर 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 होते हैं। कैपिटल गेन में भी कितने होते हैं? 2 ही डिडक्शन होते हैं, सेक्शन 49 एंड 55, ठीक है ना। 49 एंड 55 दो ही सेक्शन है डिडक्शन के। 48 के आगे का दिख रहे हो ना आप, 49 एंड 55। 55 कुछ एक स्पेशल है, यहाँ पे 58 है, ठीक है। तो भैया हर चैप्टर में 2 3 4 मैक्सिमम 4 है। पीजीबीपी में कितने होते डिडक्शन? पीएनएल के डेबिट में जो जो होता है सब कुछ क्या होता है आपका? डिडक्शन होता है। मतलब आप समझते हो सबसे ज्यादा डिडक्शन अगर इस दुनिया में किसी हेड में है तो वो पीजीबीपी में है। सर कितने डिडक्शन है पीजीबीपी में? 1 2 3 5 10 25 500 1000 लाख 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख 25 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत डिडक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका एक लास्ट का सेक्शन है 37(1) डिडक्शन का, वो बोलता है एनी अदर एक्सपेंसेस, मतलब 30 से लेके 36 तक। सेक्शन 28 लिखा, 29 लिखा, अभी अगला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 30 से लेके 36 तक स्पेसिफिक डिडक्शन चलते हैं, स्पेसिफिक। इसका डिडक्शन मिलेगा, इसका डिडक्शन मिलेगा, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, रेंट रिपेयर टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, ऐसा स्पेसिफिक बोलते 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 जाता है।
और लास्ट में एक सेक्शन है 37(1), वो क्या बोलता है, जो अभी तक कवर नहीं हुए उन सबका में डिडक्शन देगा। तो सैलरी का अभी तक दिया नहीं है, सैलरी का डिडक्शन नहीं मिलता 36 तक, तो कौन सा सेक्शन देगा, 37। एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट 30 to 36 में कोई बात नहीं की, तो कौन सा सेक्शन देगा, 37। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, फूड एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, हाँ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सारा डिडक्शन आप समझ रहे हो ना। आपकी जो मेजोरिटी हेड्स है वो कहाँ पे है, 37(1) में है। तो सेक्शन 30 to 37(1) सबसे भयानक लास्ट वाला है, जनरल डिडक्शन हम उसको बोलते हैं, बात करेंगे उसकी पीजीबीपी में। तो हर चैप्टर में क्या पढ़ा आपने अभी तक, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ना है, चार्जिंग सेक्शंस पढ़ना पड़ेगा, उसका कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म मतलब फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा, उसका क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, डिडक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर एग्जम्पशन का एक चैप्टर है ना सेक्शन 10, हम सेक्शन 10 को सेक्शन 10 में नहीं पढ़ते कभी भी, क्योंकि फिर वो कनेक्ट नहीं बैठता। जैसे मैं अगर सेक्शन 10 में जाके आपको अगर ग्रेचुइटी पढ़ाऊं या पेंशन पढ़ाऊं तो आपको समझेगा नहीं कि ये पेंशन क्या है, कैसा है, ग्रेचुइटी क्या है। तो पहले आपको सैलरी समझना पड़ता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप समझना पड़ता है, सैलरी में एम्प्लॉय की माइंडसेट क्या होती है, एम्प्लॉयर की माइंडसेट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशंस होते हैं, तो आपको मैं वहां पढ़ा ही नहीं सकता। जैसे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एग्जम्प्ट होता है, आपको पता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपको पता है क्या होता है, लेकिन जब तक आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं समझोगे तब तक मैं आरपीएफ के प्रोविजन अगर आपको बताना चालू कर दूंगा तो यू विल नॉट गेट इट। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि हम एग्जम्पशंस को एग्जम्पशन के चैप्टर में नहीं पढ़ के एग्जम्पशंस को रिलेवेंट हेड में जाके पढ़ेंगे, तो ज्यादा लॉजिकल समझता है। लेकिन सेक्शन तो 10 ही है भाई। एग्जम्पशन जब मैं लिखता हूं तो मुझे हर चैप्टर में आपको क्या पढ़ाना है, अभी एग्जम्पशंस पढ़ाने। एग्जम्पशन कौन से सेक्शन में होते हैं, 10। तो फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म हाउस मतलब हीरो हीरोइंस का फार्म हाउस नहीं, सेलिब्रिटीज का फार्म हाउस नहीं, एक शेतकरी का फार्म हाउस, फार्मर का फार्म हाउस, उसका इनकम भी एग्जम्प्ट होता है, खाली लैंड का इनकम नहीं एग्जम्प्ट होता। जैसे आपका अगर 5 एकड़ का जमीन है और उसके ऊपर एक फार्म हाउस है, मैंने आपसे वो लीज किया, मैं भारतम फार्म प्रोड्यूसर कंपनी हूँ, मुझको जमीन लीज पे चाहिए, मैंने आपकी जमीन लीज पे ली, उसके ऊपर घर भी है आपका, फार्म हाउस भी है, मैंने वो भी लीज पे लिया, तो आपको 2 तरीके का रेंट मिल रहा है ना, एक जमीन एग्रीकल्चर लैंड भाड़े पे देने का रेंट और एक उसके ऊपर का फार्म हाउस का। तो आप अभी एग्रीकल्चर लैंड में से जो इनकम आता है वो तो एग्जम्प्ट है, आपको पता ही है। फार्मिंग इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है, ये तो आपको पता ही है, ये आपने सीधा सीखा है। तो वो घर का इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, फार्म हाउस का, समझ रहा है मेरा सवाल, समझ रहा है क्या। अरे ये जमीन है, ये जमीन के ऊपर ये घर है, ठीक है ना, ये जमीन का इनकम तो एग्जम्प्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा लॉ है, आगे जाके पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर इनकम में। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो फार्म हाउस है ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, बिना इसके ये एग्रीकल्चर को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है रे बाबा। इक्विपमेंट वगैरह कहाँ पे रखोगे, फर्टिलाइजर कहाँ रखोगे, पेस्टिसाइड्स कहाँ रखोगे, फार्म इक्विपमेंट होते हैं वो कहाँ रखोगे, आपके कुछ एनिमल होते हैं, बैल वगैरह होता है उसको कहाँ बांधोगे, फार्मर कहाँ रहेगा, फार्मर को उधर रुकना पड़ेगा ना जो कल्टीवेट कर रहा है। तो इसका होना वहां पे जरूरी है क्या, जरूरी है। तो हमारे लॉ ने क्या किया, बोला कि फार्म हाउस का जो रेंटल होता है वो भी एग्जम्प्ट। एक्स्ट्रा एक कदम आगे जाके बोला, तो मैंने क्या बोला, ये एग्जम्प्ट तो होगा लेकिन कौन से सेक्शन में होगा, 10 में होगा, ठीक है ना। आगे जाऊं, एग्रीकल्चर एक बिजनेस है वो भी एग्जम्प्ट है, तो एग्जाम बिजनेस के बारे में भी आपको कहां पे पढ़ना है, सेक्शन 10 में पढ़ना है। आईएफओएस में भी आप बहुत कुछ पढ़ोगे, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, अभी आप मेरा आईटीआर भर रहे थे, धनश्री भर रहे थे शायद, मुझे इंटरेस्ट मिला है पीपीएफ के ऊपर, आपने एग्जाम्प्ट इनकम में डाला है, मेरे कैपिटल अकाउंट में डाला है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो लेजर है वो क्या है, एग्जाम्प्ट इनकम, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट यूजुअली कौन से हेड में टैक्स होता है, आईएफओएस में। बैंक में एफडी रखता तो क्या होता, बैंक का एफडी का जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल इंटरेस्ट है, लेकिन पीपीएफ में जो पैसा रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते रहता हूं कि पीपीएफ खोलो, पीपीएफ में पैसे डालने चालू करो, मैं साल के 500 रुपए तो 500 रुपए डालो। डोंट लुक एट द अमाउंट, लुक एट द एटीट्यूड ऑफ सेविंग, यू नीड टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ सेविंग। थोड़ा करो, मुझसे भी अभी नहीं हो रहा है, आई नो वी आर गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट फेज इन लाइफ,
बिकॉज वी आर रनिंग अ स्टार्टअप, और स्टार्टअप में क्या होता है ना, पैसे सेव नहीं होते, और आपकी तो जिंदगी हमसे भी खराब है। आर्टिकल शिप में कहां से सेविंग करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना 500 रुपया बोल रहा हूं यार, 2 बार चाइनीज नहीं खाओगे ना अगर साल में, तो हो जाता है। खाली एटीट्यूड ऑफ क्या होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। तो पीपीएफ में आप पैसा, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है पीपीएफ। एफडी का कैसा होता है, एफडी आप तोड़ सकते हो, पीपीएफ आप तोड़ नहीं सकते, पैसा ब्लॉक हो जाता है वहां पे, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते आप। 7 ईयर्स तक वगैरह उनका साइकिल होता है, तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एडवांटेज क्या है समझ रहे हैं आपको, एडवांटेज क्या है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जम रहा है हर साल, इंटरेस्ट अक्रू जो हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये आईएफओएस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यार लिखा कौन से सेक्शन में है, 10। तो कैपिटल गेन में भी कुछ ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे एग्रीकल्चर जमीन गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर, अभी मुंबई गोवा हाईवे बन रहा है, मुंबई गोवा हाईवे बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि पहला छोटा सा रोड था अपना, अब रोड बड़ा हो रहा है, तो फार्मर की जमीन जा रही है दोनों साइड से, ठीक है ना। तो कंपलसरी एक्विजिशन होता है देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कराने तो लैंड अक्वायर करनी पड़ती है। क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कम्स एट कॉस्ट, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना होता है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन चला कि पेड़ काटने पड़ेंगे रास्ते पे, क्योंकि ब्यूटीफुल पेड़ वगैरह थे, इतने सालों से थे, वो सब काटना पड़ा। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट है, अभी नए पेड़ लगाओ ना, बढ़ जाएंगे 10-15 साल में, लेकिन जो थे वो कट करने पड़े। तो जिनकी जमीन गई उनको गवर्नमेंट क्या देगा, पैसे देगा, कि उनकी एग्रीकल्चर जमीन अक्वायर हो गई। तो वैसे तो गवर्नमेंट जमीन लेता है, अगर मुंबई का घर भी ले लेगा हमारा कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो हमको पैसे मिलते हैं, वो टैक्स हो जाते हैं, कंपलसरी एक्विजिशन टैक्सेबल है साहब। लेकिन ये एग्रीकल्चर जमीन का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, फार्मर की जमीन का हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्या करके रखा होगा, एग्जम्प्ट करके रखा होगा। तो कौन से सेक्शन में क्या है, 1037 में क्या है, मतलब 10 का नाम आ गया। तो आप देख सकते हो 10 कॉमन है हर चैप्टर में। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। इसके अलावा प्लस लिख रहा हूं, क्योंकि कैपिटल गेन का एक स्पेशल हेड है, उसका अपना एक रुतबा है, उसकी अपनी एक औकात है। तो उसने अपने खुद के एक एग्जम्पशन की सीरीज रन की, जो आपको पता ही है। अपनी किसी लोगों का असेसमेंट किया होगा कैपिटल गेन में, तो घर बेच के घर खरीदते हैं लोग। मैंने घर सेल किया तो इमीडिएटली हम क्या क्लाइंट को असेस बोलते हैं, अरे सर आपने घर से 1 करोड़ का घर बेचा, वो खरीदा आपने 10 लाख में था, तो 90 लाख का आपको कैपिटल गेन हो गया, वो टैक्स हो जाएगा सर। टैक्स बचाना चाहते हुए काम कर लो, नया घर खरीद लो। घर सेल करके घर खरीदा तो सेक्शन 54 आपको एग्जम्पशन देता है। वैसे एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीद तो 54B आपको एग्जम्पशन देता है। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का कहीं पे कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, तो नई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे तो 54D आपको एग्जम्पशन देता है। आपने अर्बन सिटी का इंडस्ट्री बंद किया और रूरल में आ गए तो 54G आपको एग्जम्पशन देता है। ऐसे अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग एग्जम्पशंस हैं। आपके पास घर ही नहीं है साहब, अपना खुद का घर ही नहीं है, लेकिन हमारे पास बॉन्ड्स है, ज्वेलरी है, ऐसे अलग अलग असेट्स है, वो सब कुछ बेच दो और घर खरीदो तो 54F आपको एग्जम्पशन देता है। तो एक सीरीज है 54 से लेके 54F तक, स्पेशल सीरीज, आप समझ रहे हो ना, 54 से लेके 54F तक। ABCDEFG नहीं, एक काम करो, F आपके सिलेबस में है, GB तक लिख दो आप, 54 GB कर दो, एक्चुअल में GB तक है, आपके सिलेबस में F तक है इंटर के। तो ये सीरीज है एक एग्जाम्पशन की, स्पेशल सीरीज है, ये चैप्टर ही स्पेशल है, कैपिटल गेन चैप्टर ही कैसा है, तो उसमें स्पेशल स्पेशल पॉइंट आते रहते हैं। तो एग्जाम्पशंस पढ़ने पड़ेंगे आपको हर हेड में। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, चार्जिंग सेक्शंस की सीरीज पढ़नी पड़ेगी पहले तो, फिर चार्जिंग सेक्शन, फिर कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म, फिर हर चैप्टर में क्या पढ़ने पड़ेंगे, डिडक्शंस, फिर आपको हर चैप्टर में क्या पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम्पशंस। अब मैं आपको हर चैप्टर का डीमिंग प्रोविजन बता देता हूं। हर चैप्टर में डीम्ड इनकम है, डीम्ड इनकम समझता है आपको, डीम्ड चार्जिंग, डीमिंग प्रोविजन, डीम चार्जिंग सेक्शन या डीमिंग प्रोविजन। डीमिंग प्रोविजन मतलब एंटी इवेजन, अरे तुम चोरी करते रहोगे साहब, हम चोरी रोकेंगे नहीं क्या। हाँ, तो सैलरी हेड में चोरी कैसे होती है, सैलरी हेड में, मैं अभी एलिट गुरुकुल का एम्प्लॉय हूं या आप एलिट गुरुकुल के एम्प्लॉय हो, हमारे रिलेशन एक दूसरे से बहुत अच्छा है ना, आप आके बोल सकते हो ना, सर मुझको टैक्स नहीं भरना है। आपकी सैलरी आगे जाके मैं चाहता हूँ 1-1 लाख रुपया हो, 12 लाख रुपया होगी तो टैक्स लग जाएगा, डिफॉल्ट रिजिम में जाओ या किस में भी चले जाओ, टैक्स तो लग जाएगा ना। आप बोलते हो कि सर मुझे
टैक्स नहीं भरना है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाते हो, बोलते हो कि मेरे को टैक्स नहीं भरना है, क्यों क्योंकि आपके एकदम क्लोज है ना, अपन लोग तो क्लोज है, एक ही घर में तो रहते हैं हम लोग, तो हम लोग टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं ना बेटे बेटे। सर आप टैक्स ही पढ़ाते हो ऐसे क्या, बस क्या भी मुझको टैक्स भरने पड़ रहा है, ऐसे कुछ तो जादू करो सर। तो एक जादू होती है सैलरी हेड में। आप पैसे कमा के क्या करते, खर्चा करते ना। क्या खर्चे करते, डिफाइन करो क्या खर्चा करते। खाने पीने के ऊपर खर्चा करते। आप बोलोगे एक काम करो, मेरे को पगार कम दे दो लेकिन खाना पीना कंपनी को ही देने बोलो, अकाउंट में नहीं आएगा ना। अकाउंट में नहीं आएगा तो टैक्स नहीं भरोगे ना आप। दूसरा, कपड़े खरीदोगे, आप क्या बोलोगे, एक कपड़े जूते मतलब बहुत सारी चीजें खरीदोगे ना। चलो तो मैं क्या बोलता हूँ, कंपनी का क्रेडिट कार्ड दे दिया आपको, जाओ खर्चा करते रहो, कंपनी उसका बिल भर देगी। तो जो भी आपके खर्चे होते हैं क्रेडिट कार्ड से वो सारे हो गए। अब क्या, आपके पास अगर रहने के लिए घर नहीं है खुद का, तो कंपनी क्या करके देगी आपको, घर अरेंज करके देगी। गाड़ी नहीं है तो कंपनी क्या करके देगी, गाड़ी लेके देगी। ड्राइवर नहीं तो कंपनी क्या अरेंज करके देगी, ड्राइवर देगी। बीबी नहीं है तो अरे अब वो भी क्या कंपनी अरेंज करके देगी। बीबी आप अपनी खुद लेकर आओ यार, वाइफ या हस्बैंड अपना खुद का लेकर आओ, ऐसे क्या कर रहे हो, वो भी कंपनी ला के दे। लेकिन अगर शादी हो गई है तो बच्चे होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल की फी कौन भरना चाहिए, आपको भरना चाहिए। आप बोलोगे नहीं आप, मैं नहीं भरूंगा, किससे भरवा दो, कंपनी। मतलब आप अपने खर्चे जो डायरेक्टली कंपनी से करवा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि आपके हाथ में वो इनकम नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली कंपनी के बुक में से एक्सपेंस बुक करा रहे हो। ये समझ में आ रहा है। इसी को ही टैक्स की चोरी भी बोला जाता है, ये टैक्स की चोरी है। आपका मन साफ नहीं है, आप चोर हो, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगा, पकड़ सकता है। कैसे पकड़ सकता है, एम्प्लॉयर की बुक में सब एक्सपेंसेस आएंगे ना रे, कपड़ा लिया, जूता लिया, स्कूल की फी भरी, कंपनी है स्कूल की फी क्यों भर रही है। तो हमारी असेसमेंट लग गई तो एम्प्लॉय पकड़े जाएंगे। और फिर तो टीडीएस करके एक चैप्टर ही बना दिया गवर्नमेंट ने कि आपको ये नहीं देखना है कि एम्प्लॉय आपका जेन्यून है कि नहीं है, एम्प्लॉय लोग चोरी होते हैं। तो भैया आप एम्प्लॉयर हो, आपको तो पता है ना आप क्या क्या बेनिफिट दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, तो उन सारे बेनिफिट का वैल्यू करो और टैक्स करो, उसको परक्यूजिट बोलते हैं। तो यहाँ का डीमिंग फिक्शन जो है वो सेक्शन 17 है, 17 है, ठीक है ना, 17। वीआरएस करके कॉन्सेप्ट है, वीआरएस। वीआरएस क्या होता है, जॉब नहीं करने का पैसा, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। रिट्रेचमेंट, रिट्रेचमेंट मतलब आपको लात मार के निकाला गया कंपनी में से। ले ऑफ, ले ऑफ अभी सुनते हो ना आप इंस्टाग्राम वगैरह पे, दिस कंपनी लेड ऑफ दिस मेनी एम्प्लॉय। तो ले ऑफ जब होता है तो डिस्प्यूट ना हो करके कॉम्पेंसेशन दिया जाता है आपको। जॉब से निकालने का पैसा, देखो जॉब करने का पैसा मिलेगा तो सैलरी एड में टैक्स होना चाहिए, ठीक, मेहनत करके आपने पैसे कमाए, सैलरी एड में टैक्स होना चाहिए। जॉब से निकालने गएगा जाने का पैसा, पहले तो टैक्स होता है कि नहीं, तो होता है। कहां पे होता है, सेक्शन 17 में, वो भी सैलरी हेड में। तो परक्यूजिट क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट लेकिन जॉब नहीं करने का पैसा। भैया पेंशन क्या होती है, सैलरी, कौन से पीरियड में मिलती है, रिटायरमेंट में। मतलब अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो फिर भी कौन से हेड में टैक्स होगा, सैलरी में। अरे आप जाग रहे हो ना, समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो लेकिन पेंशन दे रहा है आपका एम्प्लॉयर आपको, क्योंकि 25-30 साल आपने ऑलरेडी जॉब कर दिया है। अब नहीं कर रहे हो फिर भी कौन सी हेड में टैक्स होगा, आईएफओएस में होना चाहिए था ना। लॉजिकली सोचो, अब जॉब पे नहीं जाता फिर भी एम्प्लॉयर पे बिना कुछ किए पैसे मिल रहे, तो वो तो उधर मिलने वाले थे, आईएफओएस में जाना चाहिए था नहीं। लेकिन क्योंकि सोर्स क्या था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ना, वो रिलेशन क्या था, क्यों दे रहा है, क्योंकि 25 साल तुमने उस कंपनी के लिए काम किया है। तो अक्यूरेट हेड जो है, मोस्ट लॉजिकल हेड जो है वो सैलरी है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, फिर ये डीमिंग फिक्शन लगा के करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मल में आर्ग्यूमेंट हो सकता था ना कि ऐसे कैसे सैलरी में जाएगा, तुमने डीमिंग फिक्शन लगा दिया। भैया रिटायरमेंट बेनिफिट यहीं पे टैक्स होंगे। इसलिए पेंशन वाला कोई, रिटायर होने वाला कोई अगर 80 से आता है तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर करना है। याद रखो, भूल जाते हैं हम, सैलरी के सामने तो मार देते हैं हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पेंशन आता है
और आपको क्लिक नहीं होता पेंशन के सामने, आप पेंशन पूरा टैक्स कर देते हो, पूरा नहीं होता, पेंशन के सामने भी क्या मिलता है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो मिलता है, सैलरी के अगेंस्ट, सैलरी के पूरे हेड के अगेंस्ट मिलता है वो डिडक्शन। ठीक है, तो 17 में क्या है, मैंने क्या बताया आपको, डीमिंग प्रोविजन रे, डीम्ड सैलरी, मेनली परक्यूजेट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, मेनली हम उसके अंदर क्या पढ़ने वाले, परक्यूजेट एंड, हाँ ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लास्ट सेक्शन, ये देखो यहाँ का लास्ट सेक्शन क्या है, 17, यहाँ का लास्ट सेक्शन क्या है, 27 ना, 17 और 27, तो यहाँ का भी डीमिंग प्रोविजन कहाँ पे होगा, 27 में डीम्ड ओनर करके कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, आप 2 साल के बच्चे के ऊपर घर, उसके नाम पे घर लेते हो, बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी के नाम पे मैं घर लूंगा, अब लीगल ओनर कौन, लक्ष्मी, तो रेंट आएगा उस प्रॉपर्टी में से, 2 साल का बच्चा है वो टैक्स भरेगा, उसने तो घर खरीदा ही नहीं है ना, उसके नाम पे है लेकिन सर, लेकिन उसने नहीं खरीदा है ना, तो किसने खरीदा होगा, घर में कोई हिक्का होगा, हाई इनकम क्लास ऐसे से होगा, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, आजकल की मम्मियां बहुत ज्यादा कमाती है पैसे, तो मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किसने वो घर को एक्चुअली पैसे दिए हैं, वो लीगल ओनर नहीं है, तो उसको क्या बनाया जाएगा, डीम्ड ओनर, डीओ, और टैक्स तो उसी से लेते हैं हम लोग। तो दृश्यम में क्या होता है, दृश्यम कॉन्सेप्ट क्या है, हम ह्यूमन लोगों का प्रॉब्लम देखो क्या है, व्हाट वी सी वी बिलीव इट इज ट्रू, तो आपने भगवान देखा नहीं है, तो भगवान को मानते हो क्या, नहीं, क्योंकि देखा नहीं है, दिख जाता तो मानना चालू कर देते हैं ना फटक से। आपको नहीं दिखता इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे आपने कोविड के जो वायरस को देखा नहीं है, आप न्यूज में देखा है बस, लेकिन आपने नहीं देखा, लेकिन एग्जिस्ट करता था क्या, करता था ना। तो दृश्यम, अपने ब्रेन का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें अगर कोई चीज दिखती है तो हम उसको बिना जज किए मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है, ये है, ये है, ये सच है। तो कुछ लोगों को ये पता चल गया, जैसे दृश्यम मूवी में अजय देवगन को पता चल गया कि मैं अगर इनको एविडेंस दिखा दूंगा तो ये लोग मान लेंगे। वही आप ऑफिसेस में भी करते हो कि अगर कोई ऐसे से आके बोलता है कि मेरे को खर्चे ज्यादा बढ़ा के चाहिए, आप बोलते हो हाँ सर, दृश्यम क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब खर्चे दिखाने पड़ेंगे, मतलब वाउचर बनाने पड़े, मतलब एविडेंस बनाने पड़ेंगे, मतलब जो चोरी करता है ना वो ज्यादा एविडेंस बनाता है। वैसे तो आप होटल के बिल, मूवी थिएटर के बिल संभाल के नहीं रखते, लेकिन दृश्यम मूवी में क्या दिखाया कि वो सब कुछ संभाल के रखता है, क्यों, क्योंकि उसको पता आगे जाके कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, और कोर्ट गवाहों के ऊपर, सबूतों के ऊपर बिलीव करता है, रियलिटी के ऊपर नहीं। रियलिटी क्या है, कोर्ट को भी पता है, पुलिस को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन वहां सबूत, एविडेंस के ऊपर बातें होती है और एविडेंस बनाए जाते हैं, सब दृश्यम क्रिएट किया जाता है। आप लोगों का मैच्योरिटी लेवल इतना बढ़ जाए बस लाइफ में। अभी हमने महाभारत की, मैं टकला इसलिए हुआ हूँ, कुछ व्यूअर्स को लगता होगा कुछ मेरे साथ गड़बड़ हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ अच्छा होता है तो मैं टकला होता हूँ, ठीक है ना। तो गणेशा फेस्टिवल हमने चालू किया, गणपति हमारे ऑफिस में बैठा हुआ है, तो हम सुबह उसकी आरती करते हैं, शाम को आरती करते हैं, और शाम को जो स्टाफ को इंटरेस्ट है लाइफ को चेंज करने के लिए, थोड़ा आगे जाने के लिए, थोड़ी मैच्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए, थोड़ी अपने अंदर की हिम्मत बढ़ाने के लिए, तो हमने महाभारत की सीरीज चालू की है, जो सदगुरु की ईशा योगा सेंटर की एक सीरीज है, विच हैज हेल्प मी टू चेंज माई थॉट्स। ठीक है ना, तो मैं वही हमारे जो आर्टिकल्स है उनको दिखा रहा हूँ। तो यस, वी आर डूइंग सर्टन स्पिरिचुअल साधना एंड ऑल टू बिकम लिटिल पावरफुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतने पावरफुल हो जाओ, और कैसे वो मैंने बता दिया, थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू साइलेंस यू हैव टू डू दिस, that you should be able to see what is not shown। मैंने क्या बोला आपको, you should be able to see what is not shown, you should be able to hear what is not said, what is not spoken, you should be able to read what is not written। तो जो लिखा नहीं है वो आपको पढ़ने आना चाहिए, जो बोला नहीं है वो आपको सुनने आना चाहिए, जो आपको दिखाया नहीं गया है वो आपको दिखना चाहिए, और उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी के साथ आपको आगे जाना है। तो आप ध्यान रखो, इनकम टैक्स में जो असिसी दिखाता है वो सच नहीं होता, वो दृश्यम है।
क्रिएट किया गया है। रियलिटी हमेशा अलग ही होती है। तो कुछ सेक्शंस है इनकम टैक्स में जो रियलिटी को नीचे रख के उसके ऊपर जाके देखते हैं, लीगैलिटी को नीचे रख के रियलिटी में देखते हैं। आपने जो दिखाया उसको नहीं देखते, जो सच है उसको देखते हैं। अकाउंट्स में साहब इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो लीगल मत देखो, रियल देखो। कोई एक बहुत बड़े मूवी के हीरो है, मैं उनका रिकॉर्डेड लाइन पे नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज साउथ इंडिया में इज वेरी मच रिस्पेक्टेड। उनके कोई तो ड्राइवर है, तो एक हीरो है, बहुत फेमस हीरो है, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, और उनके कोई क्या है, एक ड्राइवर है, और ड्राइवर जो है वो मूवी के प्रोड्यूसर होते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? बड़ा कौन मूवी इंडस्ट्री में? सबसे बड़ा कौन? प्रोड्यूसर। क्यों प्रोड्यूसर बड़ा? क्योंकि प्रोड्यूसर सबके लिए पैसे देता है। डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, विलन, विलन सब बाद में आते हैं, कैमरामैन, म्यूजिक पर। सबसे बड़ा कौन? प्रोड्यूसर। आप समझ रहे हो ना? तो एक बहुत बड़े हीरो है, उनके एक ड्राइवर है, ड्राइवर का प्रोडक्शन हाउस है जो हीरो को हायर करता है। दृश्यम है। पैसा किसका होगा रियलिटी में? एक्टर का ही होगा। वो जो ड्राइवर है, या थे, अभी है नहीं, पहले, अब इसलिए अभी दे आर वेरी बिग पीपल, बट जो रिलेशनशिप शुरू की है वो ड्राइवर और ऐसी है। तो बनाया गई एंटिटी है ना वो दृश्यम है ना रे। वाइफ के नाम पे आप प्रॉपर्टी दिखाते हो, वाइफ के नाम पे मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टी दिखाते हो। लीगली वाइफ के नाम पे दिखाते हो, क्योंकि लीगल ओनर हो जाएगी तो वाइफ वाइफ का इनकम ऐसे भी नहीं होता, हाउस वाइफ होती है। तो आपको क्या लग रहा है इनकम टैक्स पागल है? इनकम टैक्स को नहीं समझेगा? अरे वाइफ के पास कुछ पैसा है ही नहीं घर खरीदने के लिए, आप ही ने खरीद के उसको दिया है। सडनली कैसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कि पहले बैलेंस शीट बनती है? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ना, फिर हर साल प्रॉफिट बन गया, बनेगा, आएगा आएगा, धीरे धीरे ठेम्बे ठेम्बे तड़े साटे, लिटिल लिटिल आप सेव करते जाओगे, और फिर आपका वेल्थ अक्यूमुलेट होगा, और उससे असेट्स बनते हैं। अचानक कैसे असेट आ सकते हैं? अचानक असेट्स कभी नहीं आते, आप समझो। आप अचानक आए इसका मतलब दृश्यम है, दिखाया जा रहा है कि आया है, लाया गया है। तो ये सेक्शन 27 को समझता है, डीमिंग प्रोविजंस को समझता है। तो डीमिंग प्रोविजंस इसलिए बनाए गए लॉ में कि क्या देखे? रियलिटी देखे, लीगैलिटी नहीं, दृश्यम नहीं देखे, जो सच है वो देखे। यहां तक समझ में आ रहा है? जाओ आगे भैया। पीजीबीपी का जो चार्जिंग डीमिंग प्रोविजन है वो 41 है। सेक्शन 41 में डीम्ड बिजनेस इनकम को टैक्स किया जाता है। बैड डेट रिकवरी इज वन ऑफ द फेमस एग्जांपल, आपको मैंने जो बताया था। सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी में भी बता रहा था कि आपकी जो क्रेडिटर को राइट ऑफ किया, अगर आपने किसको राइट ऑफ किया? क्रेडिटर को अगर आपने राइट ऑफ किया तो आपका क्या बन जाता है? डीम्ड इनकम। लाइक क्रेडिट की कोई भी लाइबिलिटी अगर आपने राइट ऑफ की तो आपका डीम्ड इनकम बन जाता है। आगे चलू। कैपिटल गेन में तो भैया बहुत सारे डीमिंग प्रोविजंस है, बहुत सारे, ठीक है ना? अनगिनत डीमिंग प्रोविजंस है कैपिटल गेन है में, बहुत सारे। तो मेनी लिख दो। 45 सबसेक्शन 1 के बहुत सारे सबसेक्शन है। 1A 2A 3 4 5 5A, ऐसे बहुत सारे डीमिंग प्रोविजंस है कैपिटल गेन हेड के भी। मेनी, देयर आर सो मेनी, ठीक है ना? तो आपको वहां पे जाके पढ़ना पड़ेगा, एक दो है नहीं। जैसे एक सेक्शन 54 50C करके एक सेक्शन है, आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में नहीं बेच सकते, वो भी एक चार्जिंग सेक्शन है। 50B एक चार्जिंग सेक्शन है। स्लम सेल क्या होता है, लिक्विडेशन पे कैसे टैक्स होगा। तो देयर आर सो मेनी चार्जिंग सेक्शन। कैपिटल गेन में ईच सब सेक्शन इज द चार्जिंग सेक्शन, ठीक है ना? और इसका जो है वो 59 है IFOS का डीमिंग प्रोविजन। यहां तक समझ में आया आपको मैं क्या क्या बता रहा हूं? ठीक है ना? तो ये मेनली मैंने बातें की। फिर हर एक चैप्टर में स्पेशल प्रोविजंस भी है कुछ ना कुछ। हर चैप्टर में क्या है?
स्पेशल प्रोविजंस भी है, स्पेशल प्रोविजन। जैसे सैलरी में हम लोग मेनली बात करेंगे, सेक्शंस नहीं लिख रहा, लेकिन हम मेनली बात किसकी करेंगे वो लिख रहा हूं यहाँ पे, रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करेंगे यहाँ पे। दीज आर दी स्पेशल, ग्रेचुइटी, पेंशन, लिव इनकैशमेंट, ऐसे कुछ टर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेक्शन 26 है एक, को ओनरशिप। को ओनरशिप समझता है ना, कि दो लोगों से या एक से ज्यादा लोगों ने अगर प्रॉपर्टी को ओन किया तो उसका असेसमेंट कैसे होगा, को ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप भी है यहाँ पे, वो भी मैंने, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर पार्टली एसओपी, पार्टली एलओपी, ऐसा भी होता है ना, पार्टली एसओपी स्लैश एलओपी, मतलब पेइंग गेस्ट। 4 BHK फ्लैट है आपका, उसमें का आपने 1 BHK रेंट पे दिया है, 3 BHK में आप रहते हो, तो अजीब हो गया ना थोड़ा। तो उसके लिए स्पेशल सिचुएशन के लिए क्या लिखने पड़ेंगे, स्पेशल प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे। तो वो स्पेशल प्रोविजंस कुछ ऐसे लिखे अलग अलग, सेक्शन 26 में को ओनरशिप है और कुछ कुछ असेसमेंट में ही है। पीजीबीपी में स्पेशल प्रोविजंस है क्या, अरे बहुत सारे हैं। क्या क्या है पीजीबीपी में, 44AA में क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 44AB में क्या है, जब अभी कर रहे हो टैक्स ऑडिट। 44 एडी, एडीए, ए, इस सब में क्या है, और ऐसे और भी है, बी, बीबी, बीबीबी, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल का है। अपन सिंपल वाला बात करते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम मतलब रियल इनकम नहीं ना, माना गया हुआ इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम। ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजन पीजीबीपी में, उसमें भी बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स है। ऑब्वियसली कैपिटल गेन में भी बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस है। आईएफओएस में ऐसे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन डिविडेंड टैक्सेशन करके आपको पढ़ना पड़ता है, वो जरा मजेदार है। यहाँ पे डिविडेंड टैक्सेशन का जो टैक्सेशन है ना, वो बहुत ही स्पेशल है, मजेदार है वो। आई होप आप लोगों को हेड्स के अंदर क्या है उसका थोड़ा तो आइडिया आया होगा, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि अच्छा हेड्स में ऐसा सब कुछ है, अरेंजमेंट है। लेकिन उसको पढ़ने का जो कॉमन पॉइंट्स है वो सेम ही आप देख रहे हो ना, इस साइड का जो मतलब हेड में प्रोविजंस अलग अलग है, लेकिन ये हमने कॉमन पॉइंट्स बनाए ना, ये वाले कॉमन ही है। मतलब मैकेनिज्म जो है हेड्स का, डिजाइन जो है पूरे हेड का, जो आर्किटेक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो एक हेड अगर ताकत लगा के अच्छे से पढ़ लो, कोई भी सैलरी लो या कोई भी एक बड़ा हेड ले लो और उसको ताकत लगा के अच्छे से पढ़ लो, तो आगे के हेड्स पढ़ने में आपको बहुत ही आसानियत जाती है, क्योंकि हर बार वो चीज अभी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज। ठीक है, चलो आगे। तो भैया ये हेड्स हो गए। फिर हर हेड में क्या करना पड़ता है, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करना है ना। हर हेड में क्या अप्लाई करना पड़ता है, तो क्लबिंग प्रोविजन कहां पे से चालू होगा, सेक्शन 60 से 65। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उसके पहले का एग्रीगेशन ऑफ इनकम जाता है, वो 68 टू 69D एग्रीगेशन ऑफ इनकम। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कहां से जाता है, 70 टू 80। फिर क्या आ गया आपके पास, जीटीआई। जीटीआई का फुल फॉर्म क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस होते हैं, डिडक्शन। डिडक्शंस कहां पे लिखे गए, चैप्टर 6A में, 80C से लेके 80U तक। फिर क्या मिला, टोटल इनकम। और टोटल इनकम को 10 रुपए के राउंडिंग ऑफ लग जाती है, ठीक है ना। 5 रुपए से ज्यादा होगा, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है। जैसे 4.99 होगा तो 5 नहीं करने का, इग्नोर कर देने का इसको, तो ये 4 ही हो गया। 5 या 5 से ज्यादा अगर होगा तो हायर साइड पे राउंड ऑफ। 5 से कम होगा, ये 4.99 क्या है, 5 से कम है ना, तो इग्नोर कर देने का। वो कहां पे लिखा है, सेक्शन 288A में लिखा गया। कहां पे लिखा है, सेक्शन 288A, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम, हाँ कुछ बच्चों को मैं राउंडिंग ऑफ बोलता हूँ, वो हेड वाइज राउंडिंग ऑफ मार देते। हेड वाइज मतलब सैलरी में भी राउंड ऑफ करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में भी राउंड ऑफ करेंगे। नहीं 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 नहीं, टोटल इनकम जो लास्ट वाली फिगर आती है उसको राउंड ऑफ करना होता है। बाकी सारी फिगर जैसे आए वैसे लिखना है। डेसिमल्स को हम नहीं लिखते इनकम टैक्स लॉ में, पॉइंट में। आपने देखा होगा तो शायद विनमैन एक्सेप्ट भी नहीं करता होगा डेसिमल पॉइंट, वी डोंट राइट इन डेसिमल्स, ठीक है ना। डेसिमल्स को इग्नोर किया जाता है। फिर एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर कवर किया है, ठीक है ना। असेसी, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, एवाई, पीवाई, पैन। अभी हम लोग जो एवाई की बात करें 24, 25, पीवाई 23, 24, पैन डैश, ठीक है ना। तो ये लिखना होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं।
इनकम फ्रॉम सैलरी 15 to 17, HP 22 to 27, PGBP 28, 44, कैपिटल गेन 45, 55, IFOS 56, 59, क्लबिंग 60, 65, एग्रीगेशन 68, 69D, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड 70 to 80, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर चैप्टर 6 से डिडक्शन 86 से 80U। ये जो कुछ लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल इनकम, चैप्टर 6 से का डिडक्शन कौन से हेड में मिलता है, कौन से इनकम के सामने मिलता है, नॉर्मल। लॉटरी के सामने मिलेगा, प्रॉपर्टी बेचा उसके सामने मिलेगा, कैपिटल गेन के सामने, शेयर मार्केट के सामने मिलेगा नहीं। तो ये किसके सामने मिलता है, खाली चैप्टर 6 का डिडक्शन नॉर्मल, वो भी कौन से रिजिम में, ऑप्शनल रिजिम में। चैप्टर 6 का डिडक्शन यूजुअली कहां पे नहीं मिलता, डिफॉल्ट रिजिम में नहीं मिलता, नई रिजिम में, क्योंकि टैक्स प्लानिंग है ना, जो भी टैक्स प्लानिंग है वो डिफॉल्ट रिजिम में हटा दी है उन्होंने, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। हाँ, उसका एक दो है, 80JJAA मिलेगा, कुछ एक्सेप्शनल प्रोविजंस है, 80CCD सबसेक्शन 2 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस होता है वो मिलेगा। अभी एक अग्निवीर करके स्कीम आई है ना, वो आर्मी का नया हायरिंग जो होता है 5 साल, अभी आपको पहले अग्निवीर करके काम करना पड़ता है, अग्निपथ अग्निवीर, सुना है आपने ऐसा कुछ? हाँ चलो, नहीं सुनते आप लोग कुछ और ही सुनते हो ना। टीचू सुना है आपने? हाँ वो सुना है। हाँ हाँ वो पता है, वो पता है, वो आ रहा है एग्जाम में, आ रहा है इस टाइम। टीचू टीचू के आगे क्या है? हाँ अरे बता बता, टीचू टीचू के आगे क्या है? जाने दो यार सालो, भगवान बचाए मुझे। टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है, टोटल इनकम आ गया, टोटल इनकम को मल्टीप्लाई क्या करना है, टैक्स रेट से। टोटल इनकम में दो टाइप की इनकम होंगी, कौन से दो? स्पेशल एंड नॉर्मल। स्पेशल का रेट्स कहां पे दिया जाता है, इनकम टैक्स में, वही बताना था मुझे, बाकी सब तो खालती रोज टाइम पास हो रहा है मेरा, ठीक है ना। और नॉर्मल इनकम टैक्स रेट यहाँ पे दिए, फिनांस एक्ट में दिए जाते हैं। स्पेशल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैजुअल, बहुत कुछ आता है, वो उसके ऊपर अपने टैक्स निकाल लिया। फिर नॉर्मल इनकम के ऊपर ये अभी डिफॉल्ट, ये ऑप्शनल रिजिम के रेट है, ठीक है ना। 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%। ऑप्शनल रिजिम का रेट चेंज नहीं हुआ है। अगर आप सीनियर सिटीजन बन गए तो ये 2.5 लाख का कितना हो जाता है, 3 लाख, ठीक है ना। और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर प्लस हो गए तो ये कितना हो जाता है, 5 लाख। वो अभी भी हो रहा है, डिफॉल्ट रिजिम में एज का कोई लेना देना नहीं। डिफॉल्ट रिजिम में एज का कोई, वो 3 लाख से ही चालू होता है डायरेक्टली। 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, एंड अबाउ 15 लाख 30%। वो डिफॉल्ट रिजिम है, ठीक है ना। फिर सरचार्ज पढ़ने पड़ेंगे आपको अलग अलग, रिबेट पढ़ना पड़ेगा 87A का, नेट टैक्स आएगा, फिर उसके ऊपर क्या लगेगा, 4% का सेस। सर सेस क्यों लेता है गवर्नमेंट? क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम को देश में स्ट्रॉन्ग करना है। ये दो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, अभी बहुत वीक है। तो इन दोनों सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा सेस लगा। इनकम टैक्स से जो पैसा आता है गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, फ्री हैंड है उसके ऊपर, उसके पास। वो रोड बना सकता है, डिफेंस ले सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी दे सकता है, लोन जो लेके रखा हमने फॉरेन कंट्री से उसका इंटरेस्ट रिपे कर सकता है। दे कैन डू वॉट एवर दे वांट। लेकिन सेस में से जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, दे कैन यूज ओनली एंड ओनली टू डेवलप एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेशन। ये समझ में आ रहा है आपको? चलो, फिर इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी, और लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा ना। अभी कंप्यूटेशन लेवी सीखा आपने, अभी कंप्यूटेशन सीखा, ये थर्ड फेज चालू हो गई। कलेक्शन मैकेनिज्म, कलेक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको, टीडीएस सेक्शन 190 से लेके 206 ए भी नया आया अभी ना। फिर टीसीएस 206 सी, एडवांस टैक्स 207 टू 219, ठीक है ना। नेट असेसमेंट टैक्स, नेट सेल्फ असेसमेंट टैक्स आएगा यहाँ पे। और अगर ये पॉजिटिव फिगर होगा तो 140A में सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है ना। देखो, नेट सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी भरनी पड़ेगी। और अगर ये नेगेटिव आया तो ये क्या होगा, रिफंड। जो भी होगा इसको 10 रुपए का राउंडिंग ऑफ लगेगा, ओके। फिर आपको क्या करनी पड़ती है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न 139 में, और उसका वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न 140 में। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी बात कर ली थी। ये आपका एसएससी का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद डिपार्टमेंट का काम चालू होता है, नोटिस आना, इंटीमेशन आना, असेसमेंट ऑर्डर आना, वो डिपार्टमेंट की बात है, पेनाल्टी लगाना वगैरह वगैरह। मुझे बात इसकी करनी थी, क्या मैं इसकी बात कर लूं प्लीज? मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर बात करना। टाइम है? हाँ 10:15 हो गए, कर लूं फटाफट? अलाउ कर रहे हो तो फटाफट करूंगा, पता है आपको ऑलरेडी।
ज्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ, फटाफट बता देता हूँ कि पक्का नया नया लेक्चर नहीं जाने दो, नया लेक्चर चालू करता हूँ। वैसे देख बोलने के लिए नहीं लगता टाइम, लेकिन अगर डिटेल में बात करेंगे तो लग जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते, कोई जाने दो, ऑफिस का काम कर लो।